हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पढ़ो लिखो, यानी हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके प्रश्न के लिए यानी आपके एग्जाम के लिए ना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ आप बने रहिए और हम बात करते हैं कि मैं जितना भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, आप देखिएगा उसमें से एक टॉपिक में से यानी एक टॉपिक आप सिर्फ एक बार पढ़े हैं ना तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। हमें ये पढ़ाते, मान लीजिए हमने 100 टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, तो 100 प्रश्न आपके एग्जाम में, यानी 100 टॉपिक में से 100 क्वेश्चन हम निकाल लिए ना, तो आपके एग्जाम में यदि आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं या सीपीओ का, सीजीएल का, एसएससी, एमटीएस, जीडी, ठीक है, या बिहार पुलिस एएसआई दरोगा, यानी कोई भी ऑल वन डे एग्जाम, तो आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि ऐसा नहीं कि रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन टू रिलेटेड क्वेश्चन होता है और प्रेजेंट में कौन सा एग्जामिनर कैसा प्रश्न बना रहा है अकॉर्डिंग टू वैसा एग्जाम लेकर आते हैं। क्योंकि हम आपको बस ना पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको गाइड करते हैं कि ताकि आप जो पढ़ रहे हैं तो जो पिछला प्रश्न वो सिर्फ पढ़ते रहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। पढ़ाई के साथ साथ आप ये देखिए कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है आखिर कहाँ से बना रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, अब पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आखिर पढ़ना, देखिए पढ़ना पहली प्राथमिक क्राइटेरिया है कि आप पढ़िए, लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या पढ़िए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाई करने से पहले ना आप जान जाइए कि जिस आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो एग्जाम में जो प्रश्न आता है आखिर वो प्रश्न बनाता कहाँ से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में ना आए, ऐसा भी होता है कि हम पढ़ते रहते हैं कुछ और एग्जाम पूछता है कुछ और, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हम प्रश्न लाते हैं तो क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, चाहे आपका डांस ले हो, मुद्रा से हो, या भारत से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री का हो, इतिहास का हो, जियोग्राफी का, ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। नहीं तो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता है और हम क्या करते हैं ना कि आसान होने के चलते ना उसको रिपीट करते हैं, उसको याद करते हैं, बार बार ना वहीं अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं जो एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप वैसा क्वेश्चन पूछिए ना जो आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं वैसा आपको प्रश्न हमेशा पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि ताकि आपके एग्जाम में आए, क्योंकि आपका मेन मकसद ही है ना आपको एग्जाम निकालना। आदि मान लीजिए हमने पढ़ा दिया खूब बढ़िया टॉपिक और उसमें खूब आपको मज़ा आया और पता चला कि मज़ा तो आया और आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं है, तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे सर तो बहुत पढ़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बड़ी क्लास को एकदम रोमांटिक बना दिए, लेकिन क्या हुआ, एग्जाम में नहीं आया। तो मेन आपका मकसद है एग्जाम निकालना। और मान लीजिए क्या होता है, कभी देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ कि कोई भी अच्छा किताब होगा ना या कोई अच्छा पढ़ाएगा तो उसका एक ही खास चीज़ होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, यानी उसमें मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जो बोरिंग चीज़ होता है ना उसी से निकालता है। आप जरा सोचिए, नीम होता है ना, नीम बहुत कड़वी होती है, लेकिन जरा सोचिए कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है। दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, तेल के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या खाने के रूप में इस्तेमाल होता है? खाने के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता है। उसका जो टॉबलेट बन के आता है तो हम लोग खाते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखिए जो कड़वी चीज़ होता है वो हमेशा फायदेमंद होती है, लेकिन हम लोग क्या है कि मज़ा लेते हैं। अरे भैया मज़ा तब लीजिए ना आप जब आपकी सिलेक्शन हो जाता है। आपको देखिए, मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ा रहा है या पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक डांस का हो, तो देखिए डांस आपको क्या करना है, डांस आपको थोड़ी करना है, आपको डांस पढ़ के क्या डांस का जो टॉपिक है उसको पढ़ना है। यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए भारत में कितने 28 राज्य हैं और 28 राज्य से जो पूछता है डांस की, भरतनाट्यम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, तो कुछ ऐसी चीज़ है ना जो क्या करेंगे, बार बार कथक या कच्चीपुड़ी, तो इसे कहते कहते ना क्या होता है, माइंड सेटअप हो जाता है। इसके बाद आप एग्जाम में जाते हैं, वो प्रश्न दिखता है, अरे ये तो सर पढ़ाए थे कथक से, ये तो कुचिपुड़ी है, वही कच्चीपुड़ी है। तो आपको मेन मकसद है एग्जाम निकालना, ना कि डांस को याद करना। डांस को याद करके क्या कीजिएगा, बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो दोस्तों आप डांस कर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ आपका मेन मकसद होना चाहिए एग्जाम निकालना। और हमारा जो मकसद है ना कि आपका एग्जाम आप एग्जाम को क्वालिफाई करें, ठीक है। तो मैं वैसा, और आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको तो टू रिलेटेड डांस से जो क्वेश्चन आएंगे, जो आया है और आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद जो डिटेल्स होगा तो मैं अगले क्लास में आपको मैं बता दूंगा।
ठीक है। इसके बाद आज हम आज हम उन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 1885 से लेके 1950 में जो घटनाएं घटित हुई हैं। और ऐसा नहीं कि हम आपको बता दें वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं है, बस साधारण सा आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में ना हम बड़े बड़े, कहा जाता है ना दोस्तों कि ठोकर जो है ना बड़े बड़े पहाड़ पर नहीं लगता है, ठोकर हमेशा छोटे छोटे पहाड़ पर लगता है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब ठोकर लगता है तो किसको दोष देते हैं, ठोकर लगता है तो पहाड़ों को दोष देते हैं। यानी नदी में डूबते हैं तो नदी में डूबते हैं तो किसको दोष देते हैं, नदी को दोष देते हैं। अब पहाड़ पर ठोकर लगता है दोस्तों तो पहाड़ को ठोकर जब नदी में डूबते हैं तो नदी को दोष देते हैं, और ठोकर लगता है तो पहाड़ को दोष देते हैं। दोस्तों कभी अपना तो दोष देते ही नहीं हैं, कभी अपनी भी तो कमियां देखिए कि हमारे अंदर वो कौन सी गलती है, तो अपना कमी को स्वीकार कीजिए। तो चलिए मैंने आपको आज टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लिखा है पढ़ो, ठीक है। क्या है, पढ़ो लिखो दोहराओ। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता देता हूं कि कोई भी चीज़ है उसको पढ़िए, इसके बाद उसको लिखिए और शर्ट में नोट्स बनाइए, इसके बाद उसको ना दोहराइए अर्थात रिवीजन कीजिए। तो ये काम आप कीजिएगा ना, नहीं तो दिमाग क्या करता है कि आप पढ़ते हैं लिखते नहीं हैं, और लिखते हैं तो दोहराते नहीं हैं। ये आपकी क्या है, गलतियां हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पढ़िए उसको लिखिए और जो लिखिए उसको दोहराइए जरूर। इसीलिए मैंने ये आपके लिए क्लास में ना ये अपना जो टैग मैंने बताया कि पढ़ो लिखो दोहराओ, ये मेरा हमेशा से थीम रहा है। और मैं भी जब भी स्टडी करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो पढ़ूँ उसको लिखूँ और जो लिखूँ उसको क्या करूँ, अभ्यास करूँ। इसीलिए कोई भी चीज़ मैं बहुत जल्दी से आसानी से मैं याद कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ आपको कि आप जो भी पढ़िए उसको लिखिए और जो लिखिए उसको नोट्स बनाइए, ठीक है। यानी पढ़िए लिखिए और उसके बाद क्या कीजिए, बार बार उसको अभ्यास कीजिए। दोस्त के साथ जब डिस्कशन करते हैं तो आप ना जो पढ़े हैं लिखे उसी को डिस्कशन कीजिए। और एक बात है, आप अपने टारगेट को हमेशा माइंड सेट में रखिए। जो आप टारगेट लिए हैं ना, जो आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि भैया हमको इसमें जाना है, तो आप माइंड में आपका होना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए लेकिन आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए यार अभी ना 50 दिन टाइम है SSGD का, बाद में बात करते हैं, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए अभी CPO का है उसमें हम अभी लगे हुए हैं, बाद में हम बात करेंगे। SSC CGL का जो एग्जाम है पहले यार पढ़ने दो, बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आपका ना टारगेट हमेशा माइंड में घूमना चाहिए। यदि आपका गोल नहीं घूमेगा ना तो आप क्या होगा, रास्ता से भटक जाइएगा। आप एक बात बता रहे हैं आप लोग को, एक बढ़िया, आप लोग घोड़ा गाड़ी देखे ना, घोड़ा तांगा, जब तांगा चलता है ना तो उसके ना अगल बगल क्या लगाया रहता है, ऐसे लगा रहता है, उसके दोनों ओर पट्टी लगाया रहता है। क्यों दोस्तों, ताकि वो ना क्या करे, सीधे लक्ष्य की तरफ चले, ना कि इधर देखे और न इधर देखे। इसीलिए उसके ना घोड़ा पर ऐसे लगाया जाता है तांगा, जो तांगा गाड़ी होता है मुखोटा होता है दोस्तों। तो वो जो है ना सीधे दिखने के लिए, यदि आप लोग क्या है ना कि आप लोग के अंदर ऐसा मुखोटा नहीं लगता है तो आप इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, और जब एग्जाम नहीं निकलता है तो क्या बोलता है, अरे सर तो बताए ही नहीं थे यार, मैं तो पढ़ कर गया था, एग्जाम तो निकला ही नहीं। तो ऐसा आपके साथ ना हो। क्या करना है यार, बताइए जरा सोचिए कि 50 दिन पढ़ने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो यार 50 दिन पढ़ने में क्या जाता है बताइए। यदि आपकी 50 दिन में आपकी सर्विस हो जाती है तो पढ़ने में क्या जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, एक होता है ना लक्ष्य प्राप्त करना, एक होता है सपना साकार करना। तो दोस्तों लक्ष्य तो साकार हो जाता है लेकिन सपना साकार करने के लिए ना कितना बलिदान देना पड़ता है। यदि मान लीजिए कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, जरा सोचिए प्रधानमंत्री बनने में तो लिखा रहता है ना भारत के संविधान में कि उनकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है। जरा सोचिए कोई 25 वर्ष में भी बनता है, कोई 75 वर्ष में बनता है, लेकिन बनता जरूर है। तो ये सपना होता है कि हम भारत का प्रधानमंत्री बनकर ये काम कर सकूं। दोस्तों एक बात बताते हैं हम कि कलाम साहब ने एक बात बोला है कि सपना देखना चाहिए, सपना जिंदगी का पहला पायदान होता है। यानी जब तक से हम सपना नहीं देखेंगे तब तक से हम जब तक से हम सपना नहीं देखेंगे दोस्तों तब तक से हम क्या करेंगे, हमारे विचार ही नहीं आएगा, और जब तक से विचार नहीं आएगा तब तक से हम काम नहीं करेंगे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा खूबसूरत बात कही दोस्तों, शायद आप लोग को याद नहीं होगा। वो बोले थे कि सपना देखना चाहिए, लेकिन क्यों देखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सपना देखना चाहिए कुछ बनने के लिए नहीं,
कुछ करने के लिए देखना चाहिए दोस्तों। इस चीज को आप याद रखिए कि सपना देखना चाहिए कुछ बनने के लिए नहीं, बनकर कुछ करने के लिए। आइए हम चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं 1885 से 1950 के उन डेट के बारे में जो आपके एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण होगा। और सिंपल, ज़्यादा डिटेल्स नहीं, डिटेल्स बताना होगा तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पढ़िएगा उसको लिखिएगा जरूर, और जो लिखिएगा उसको दोहराइएगा जरूर। दोस्तों यही सफलता कुछ नहीं है, सफलता हर आदमी सफल है, ठीक है। अपनी अपनी सोच है, कोई प्रधानमंत्री बनकर खुश है तो कोई झाड़ू पोछा लगाकर भी खुश है, लेकिन खुश सब है। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि कहा जाता है ना, सब लोग को खुश रखा जा सके, ऐसा नहीं है। सब इस दुनिया में खुश नहीं है, कुछ लोग इस दुनिया में खुश हैं। तो आप जो खुशी तलाशिए, सब लोग क्या करते हैं उसके बारे में कम और छोड़िए, और अपने बारे में ये सोचिए कि अभी मेरा जो लक्ष्य है, फिर अपनी दुनिया के लिए काम कीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना योगदान दीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट का मेन कर्तव्य होता है कि वो पढ़ाई करे, और पढ़ाई में जो पढ़े उसको लिखे और उसको नोट्स बनाए, दोहराए जरूर। मेरा यही आज का विचार था। और दोस्तों आज जो है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो चलते आ रहा है, तो इसको जो दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत होकर, तो इस चीज़ को क्या है, हर युवा को भी इस पर ध्यान रखना होगा और आगे आके काम करने के लिए प्रेरणा देना होगा, कि जो भी समाज में काम घटित हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। चलिए, तो बात करते हैं, हम आज की क्लास में बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1885 में क्या क्या घटना हुई थी, ठीक है। तो ये जो है ना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सीधी सी बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि एग्जाम में प्रश्न आता है तो कैसा आता है, और उसी चीज़ को ना आपको पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले पूछता है ना कि 1885 में क्या हुआ था। तो 1885 में तो बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन उसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा वो मैं बता रहा हूँ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो डेट पूछता है, क्या पूछता है कि डेट यानी कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, इतना याद रखिएगा। उसने बोला ना कि कहाँ हुआ था, तो दोस्तों याद रखिए कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ हुआ दोस्तों? तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई में हुआ था, यानी बंबई में, ठीक है। अब मुंबई हो गया, पहले था बंबई में। तो ये प्रश्न आपका बन के आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, यानी 28 दिसंबर। तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका आंसर होता है बंबई। ये साधारण सा प्रश्न है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछता है उसमें कि किसने संस्थापक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। A.O. ह्यूम याद रखिएगा, ठीक, A.O. ह्यूम, ठीक है। अब पूछता है ना यहीं से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी थे। कौन है दोस्तों? W.C. बनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी। अब यहां से देखिए एक और प्रश्न कैसे पूछता है कि 1885 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इसके बाद पूछता था, यहां से पूछता एक और कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले, ठीक है। ये जो आपके प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे हम टॉपिक वाइज में। तो अभी हम बात किए 1885, ठीक है। इसके बाद 1885 में, ठीक है, तो उस समय किन को अध्यक्ष बनाया गया? W.C. बनर्जी को। इसके बाद 1886 जॉर्ज यूले को, और कहाँ हुआ था? तो बंबई में, ठीक है।
अब देखते हैं 1885 के बाद 1885 के बाद हम नोट कर देते हैं 1885। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका 1905 के बारे में। 1906 डेट इम्पोर्टेंट है, ये 1907 आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका 1909 से प्रश्न आता है। ठीक है, तो पहले मैं इतना बता देता हूं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना ठीक। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन, क्या हो दोस्तों, बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। ठीक है, इसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो गया था बंगाल विभाजन के। स्वदेशी आंदोलन ये आपका तो पूछता कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। फिर देखिए यहां से फिर आप पूछते हैं ना कि 1906 की बात करें, यानी 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी है 16 अक्टूबर। ठीक है, और इसके बाद तुरंत ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। और बात करते देखिए अब यहां से एक और प्रश्न बनता है 1906 में। तो 1906 में क्या हुआ था कि कोलकाता अधिवेशन, देखिए यहां से कोलकाता अधिवेशन जिसका अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। नौरोजी, और ये पूछता है एग्जाम में कि भारत यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, कि भारत का सबसे वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। मैं आपको ना डेट या एक बार आपको रिपीट करा दूंगा। ठीक है, तो 1885 याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो थे कौन, वृद्ध यानी सबसे बूढ़ा थे। ठीक है, तो उनको वृद्ध पुरुष कहा गया। और 1906 में एक और है, कौन सा, मुस्लिम लीग की गठन, मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, कहां किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा ढाका में। ढाका जो है ना बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है। अब वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी का है ढाका, और यहाँ का जो मुद्रा है टाका है। और यहाँ यदि वर्तमान में बात करें तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की कौन सा, शेख हसीना। ठीक है, टाका और प्रेसिडेंट शेख हसीना। ठीक है, अब देखिए तो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की गठन हुआ। कहां हुआ, ढाका में। अब देखिए किसने किया, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना किसको अध्यक्ष, यानी मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। आगा खां, ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में। और किसने किया, यानी संस्थापक किसने किया था, सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ठीक है, तो आगा खां। और पूछा जाता है कि कहां गठन किया गया था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, कि इनका उद्देश्य था कि भाई भारतीय जो मुस्लिम है ना उनका प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान किया जाए, यानी सुरक्षित किया जाए। ठीक है, यानी अपने मुस्लिम को सुरक्षित करने के लिए
ये लोग क्या किए थे, अपना एक अलग से मांग किए कि भाई मुस्लिम लोग का क्या कि अलग गठन कर दिया जाए, ठीक है। और आगे चल के पृथक निर्वाचन की शुरुआत यही लोग करते हैं। तो पृथक निर्वाचन की शुरुआत कहाँ होती है, 1909 में, ठीक है। 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1909 अब आते हैं, तो यहाँ यही लोग खुद मांग किए कि मुस्लिम लोग के लिए ना अलग निर्वाचन की मांग किया जाए, यानी पृथक निर्वाचक की मांग, ठीक है। और 1909 में जो मांग किया गया, ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, मार्ले मिंटो, ठीक। अब देखिए 1909 के बाद जब चलते हैं तो 1911 आता है, इसके बाद 1912 आता है। अब इस पे देखते हैं कि 1911 में क्या हुआ था। एक प्रश्न आता है, देखिए 1911 से कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो 1911 में। अब देखिए 1911 में दिल्ली दरबार आयोजन होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन, ठीक है। उस समय क्या होता था कि बड़े बड़े दरबार लगता था और उसमें कौन, जॉर्ज पंचम आते हैं, ठीक है। जॉर्ज पंचम यानी सम्राट आते हैं कि अब किसके साथ, मैरी, अपने रानी मैरी के साथ। और वहां पर दो निर्णय लिया जाता है। पहला कि पहले बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। क्या निर्णय लिया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। दूसरा निर्णय लिया जाता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाए, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाए। तो अब पूछता है कि दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरण कब हुआ। तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 में, ठीक है। यानी दिल्ली जो है, यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911 में। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, तो याद रखिए 1912 में, 1912 में, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि 1912 में, तो याद कीजिए 1912 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का बिहार में, ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। 1912 में बांकीपुर पटना बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आर मधुलकर जिसके अध्यक्ष थे। और उसी समय गांधी मैदान है ना, पटना लाइन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पटना लाइन। इसका नाम बदलकर ना कर दिए गए क्या, गांधी मैदान। चलिए अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आता है, 1912 13 सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गठन किए थे। 1912 के बाद 13, चलिए एक और डेट आता है इंपॉर्टेंट, 1915, 1916, 1917, 1918 और एक बात करते 1920। इसके बाद और आगे हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए 1915 तो गांधी जी सबसे पहले कहां आते हैं, यानी 9 जनवरी को। 9 जनवरी पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 ईस्वी में। लौटे कब, 9 जनवरी 1915 में। कब लौटे, 1915 में। और जब लौटे तो सबसे पहले किसकी स्थापना किए, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, अहमदाबाद के निकट।
के निकट, कहाँ? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, गांधीनगर। ठीक, ये चीजें जो आपके एग्जाम में ना पूछता, मैं कीवर्ड बता रहा हूं। अब देखिए 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। यानी चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है, तो उस समय गांधी जी, यानी उस समय महान नेता, राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। अब गांधी जी को किसने आमंत्रण किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल। कारण क्या था? पूछता कि क्यों बुलाया था? तो क्योंकि वो लोग 3/3 कठिया पद्धति चलती थी वहां पर। ठीक है, यानी 3/20 भूभाग पर क्या लोग करते थे? वहां के जो अंग्रेज थे, मिलों से जो किसान लोग थे, वो लोग काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो लोग क्या करते? जबरदस्ती काम करवा रहे थे। ठीक है, तो इस आंदोलन को सफल बनाए कौन? महात्मा गांधी ने। ठीक है, और महात्मा गांधी वहीं से क्या होता है? फेमस हो जाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते हैं। और उसी समय महात्मा गांधी, उस समय पहले गांधी जी थे। ठीक है, यानी करमचंद्र गांधी, लेकिन महात्मा शब्द जोड़े RN टैगोर ने चंपारण आंदोलन में। तो महात्मा सबसे पहले किसने कहा? RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखिए 1917 आंदोलन, किसान आंदोलन कंप्लीट हुआ जब गांधी जी, तो फिर गांधी जी उस समय चर्चित हो गए, तो गांधी जी को फिर आमंत्रण किया गया 1918 में। 1918 में खेड़ा आंदोलन में। खेड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक, यहां पर क्या हुआ था भाई? क्यों आखिर गांधी जी को बुलाया गया? क्योंकि वहां पर प्लेग फैल गया था, खेड़ा में प्लेग फैल गया था। अब प्लेग फैलने के कारण वहां के जो मिल मजदूर थे, वो लोग क्या करते? पलायन कर रहे थे। कौन? मिल मजदूर। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपका बस कीवर्ड है, और आपके एग्जाम में ना बहुत डिटेल्स पढ़ के नहीं जाना होता है, कीवर्ड को ध्यान रहता है, बस आपके माइंड में चला, हाँ ये 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। ये आपके बस माइंड में चलना चाहिए, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाते रहिएगा। ठीक है, तो मिल मजदूर, उस समय क्या हुआ था कि जो मिल मालिक थे वो लोग क्या कर दिए थे? 50% बोनस देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ, क्या किया? 50% बोनस ना वापस ले लिया। तो मिल मजदूरों ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? खेड़ा आंदोलन। और इस आंदोलन को सफल कौन बनाया? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी मिल मजदूरों से, यानी मिल मालिकों से 35% बोनस दिलवाए। कितना परसेंट? 35%। तो याद रखिएगा कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। अब आता है देखिए 1919, 1920। जल्द देखिए, ये जो है ना, मैंने आपको बताया ना, पढ़ो लिखो दोहराओ, बस रिवीजन, ओनली फॉर रिवीजन। एग्जाम के समय ना बस रिवीजन किया जाता है और कुछ नहीं। तो बस मैं आपको जो कीवर्ड है लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर जस्ट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आपको बस प्रैक्टिस करवाऊंगा, और बाकी जो डिटेल्स होगा मैं आपको बता दूंगा कि किस क्लास में हमको डिटेल्स कराना है, या फिर आपको सारा चीज़ मैंने अभी इससे पहले ना सब डिटेल्स बता रहे थे। और भी डिटेल्स पढ़ना है तो हमारे यहाँ अभी जो परीक्षा मेनिया टीम पर आप ज्योग्राफी क्लास देख सकते हैं, पॉलिटिक्स क्लास देख सकते हैं, हिंदी का जस्ट क्लास आने वाला है, तो सारा डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगा। और हम क्या करते हैं ना कि बस आपको मेमोराइज कराते हैं, ताकि ना जो आप पढ़े हैं उसको लिखें और हमारे साथ क्या करें? दोहराएं, या आप जहां भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप डाइवर्ट होने से बच जाएं। बस आपको ओनली फॉर गाइडेंस मैं प्रदान करते रहूं, ताकि जो आप पढ़ते हैं, यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता या कोई आपको लगता है कि मैं गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या ना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना छापना, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपकी यदि 50 दिन है तो 50 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए, तो आप देखिए 1919 पे बात करते हैं। तो 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट
पारित हुआ था। और क्या हुआ था, रोलेट एक्ट के तहत में क्या कर, जब चाहे जिसको चाहे उसको गिरफ्तार करके ले जाओ, बंद कर दो, जेल में बंद कर दो। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट, रोलेट जो है ना, रोलेट किनके, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, उनका नाम ही था सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसको बोला गया रोलेट एक्ट बोला गया। और इस अधिनियम के तहत बिना मतलब के, बिना गुंजाइश के क्या किया जाता, क्रांतिकारियों को ही नहीं किसी को भी पकड़ो और जेल में डाल दो। ठीक है, यहां तक कि गोली मरवा दो। इसको ना काला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। एग्जाम में आता कि काला कानून किसे कहते हैं, किसको कहा गया था, रोलेट एक्ट को। पारित कब हुआ था, तो 1919 में। और एक और बात होती है रोलेट एक्ट में के बाद, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसके, कहां पर होता है जलियांवाला बाग, कहां स्थित, अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या होता है, शांतिपूर्वक किसको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध को छुड़ाने के लिए, ठीक है, शांति एक सार्वजनिक बैठक हुआ था, कहाँ, जलियांवाला बाग में। और क्या वहां पर जनरल डायर ने, माइकल वो डायर के कहने पर, जो सैनिक था, सेनापति सैनिक था, सेनापति जनरल डायर ने क्या किया, गोलियां चलवा दी। किसके कहने पर पूछता है कि किसके कहने पर जलियांवाला बाग की गोली चलवाई गई, तो माइकल डायर, याद रखिएगा, माइकल और डायर। जहां एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है, माइकल और डायर। किसने गोलियां चलाई, तो जनरल डायर, क्योंकि उस समय वो सेना प्रमुख था। ठीक है, और कब ये घटना घटी थी, 13 अप्रैल को घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को, जहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस चीज से दुखित होकर ना, ठीक है, इसके बाद 1920 में क्या पारित हुआ, असहयोग आंदोलन। गांधी जी दुखित विक्षिप्त हो गए थे। ठीक है, तो पारित क्या होता, 1920 में असहयोग आंदोलन। अब देखिए, फिर एक बात यहां से आता, 1920 के बाद एक इंपॉर्टेंट डेट है 1930 में, कि स्वराज आंदोलन की स्थापना किसने की, बताइएगा। तो चित्तरंजन दास, सीडी दास, बस याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। किसने, मोतीलाल नेहरू। ये पूछता है एग्जाम में कि स्वराज आंदोलन की संस्थापन, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना के संस्थापक कौन थे, सीडी दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद एक आता है 1923 के बाद 1924। अब देखिए 1924 में क्या होता था, गांधी जी को गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में क्या बने, अध्यक्ष बने गए थे, बेलगांव की अध्यक्षता किसने की, तो महात्मा गांधी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेलगांव की अध्यक्षता किसने, महात्मा गांधी। इसके बाद 1925 के बाद करते हैं 1925 में। तो 1925 में क्या हुआ था, यहां से भी एक प्रश्न आता है कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस के अध्यक्षता 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता
की थी? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ये आपका ना बस कीवर्ड है, ठीक। अब देखिए आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली, यानी भारत की पहली राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, ठीक। ये जो बताया आपको कीवर्ड, बस क्या करना, आप बस रिपीट करना, आपके माइंड में बस होना चाहिए। 1925 के बाद डेट जो आता है ना 1927 इंपोर्टेंट है। साइमन कमीशन की गठन, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? पूछता कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, ठीक है, 1927 में, ठीक है। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 7 थे, ठीक है। और ये भारत में कब आए? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को पहुंचे। कहाँ? बंबई। कहाँ पहुंचे? बंबई पहुंचे, ठीक है। और भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है। जहां भी गया ना साइमन कमीशन, वहां पर क्या हुआ? विरोध हुआ। और इसी विरोध के कारण लाठी चार्ज हो गया, लाठी चार्ज, जिसमें किसका? पंजाब के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय की मौत हो गई। की मौत हो गई, ठीक है। अब एक बात करते हैं, अगला 1927 के बाद जो अगला घटना घटते जो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला, पूछता है कि 1928 में वारदौली सत्याग्रह, वारदौली सत्याग्रह, यहां से पूछता नहीं, पहली बार किसान आंदोलन में आने, वारदौली सत्याग्रह के किसान आंदोलन में भाग किसने लिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल पहली बार किसान आंदोलन यानी वारदौली सत्याग्रह, वारदौली किसान आंदोलन में सबसे पहले भाग किसने लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहां की जो महिलाओं ने इनको किस चीज की उपाधि दी थी? सरदार की। तो ये पूछता है एग्जाम में कि सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिए बारदौली की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने, ठीक है। अब यही जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, उप प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। 1928 के बाद कौन सी घटना घटती है? तो 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू, ठीक है। और यहीं पर किस चीज की मांग किया गया? पूर्ण यानी डोमिनियन स्टेट का पूर्ण स्वराज। इसके बाद इसी में 1929 के लाहौर अधिवेशन कहां होता? रावी नदी के तट पर, नदी के तट पर, ठीक है। और सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में किसका मांग किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। यानी सबसे पहले भारत की झंडा कहां? रावी नदी के तट पर रात की 12 बजे किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वहीं से भारतीय की सबसे पहले शुरुआत, यानी भारतीय स्वतंत्रता की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद तब तक चलता है जब तक से हमारे देश की आज़ादी नहीं मिल जाती है। तो वहां पर एक 26 जनवरी याद रखिएगा 1930 से प्रभावी, 1930 से प्रभावी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रभावी हो जाता है। और तब तक चलता है जब तक से हमारा देश आजाद नहीं
हो जाता है। अगला देखिए 1929 के बाद एक और प्रमुख घटना घटता है 1930 में। ठीक है, तो आज इतना ही बताएंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चन रिपीट कराना है। तो यहाँ पर सबसे मेन घटना घटता है 1930 में। तो सबसे पहले और जो भी इसका डेट है ना, तो मैं आपको बहुत काफ़ी तरीका से यानी सबसे अगले क्लास में एकदम विधिवत तरीके से बताऊंगा। बस कीवर्ड है ना, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, चूंकि आपका एग्जाम करीब है तो आपके माइंड में बस सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो 1930 में एक प्रश्न जहाँ से आता है वो है दांडी मार्च से। यहाँ से सबसे मेन प्रश्न जो बन के आता है ना, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से। गांधी जी के साथ कितने लोग चले थे? 78 व्यक्ति चले थे। ठीक है, कितना किलोमीटर चले थे? तो 322 किलोमीटर। कितना दिन लग गया था? 24 दिन लग गया। दांडी कब पहुंचे? 1905 में। और नमक कानून भंग कब किए? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। नमक कानून कब भंग किए? 6 अप्रैल 1930 में। शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से शुरुआत हो। तो ये आप एग्जाम में ना पूछता है, और अगला मैं बताऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, 1900 सभी ने अवज्ञा आंदोलन की, और यहीं से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अगला। तो अब मैंने आपको ये कीवर्ड बताया है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल्स लोगे तो मैं अगली क्लास में आपको मैं बता दूंगा। बस आपको याद रखने के लिए मेमोराइज किया कि मैंने पहले ही बताया था कि पढ़ो लिखो दोहराओ। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन चलता है ना कि 1885 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, और 1907 में देखिए तोड़ो, और 1916 में जोड़ो अधिवेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी गरम दल और नरम दल विभाजन कब हो गया? 1907 में, और 1916 में क्या हुआ? जुड़ गए। तो ये कीवर्ड आपके हमेशा माइंड में चलना चाहिए कि 1906 में क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1905 में सबसे पहले बात करें, 1905 में तो बंगाल विभाजन। 1906 में बात करें तो मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में सूरत अधिवेशन। इसके बाद वहीं से पृथक निर्वाचन की मांग होती है। ठीक है, तो 1909 में, जिसको मार्ले मिंटू सुधार के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार आयोजन होता है। 1912 में भारत के अधिवेशन यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में होता है। इसके बाद 1912 के बाद 1913 में यानी लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गठन करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका 1914 में तो फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो जाता है। 1915 में क्या होता है कि गांधी जी आते हैं भारत। 16 में साबरमती के आश्रम की स्थापना होती है। 1917 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1918 में खेड़ा विद्रोह होता है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। 1922 में क्या होता है? जो चोरी चोरा कांड होता है, जो 5 फरवरी 1922 को होता है। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1924 में महात्मा गांधी को बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को बनाया जाता है। 1927 में जब साइमन कमीशन आता है, गठन किया जाता है, पहुंचता है। 1928 में भारत पहुंचता है, और 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और 1929 के बाद 1930 में आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। 26 नवंबर 1930 को मांग किया जाता है। इसके बाद फिर आपका वहीं से दांडी मार्च होता है। ठीक है, दांडी मार्च आपका साबरमती आश्रम से शुरुआत होता है, और इसके बाद आपका 12 मार्च 1930 से शुरुआत होता है, और 6 अप्रैल 1900 साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को, और दांडी गांधी जी पहुंचते हैं कब? 6 अप्रैल 1930 में। और नमक कानून भंग करने के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाती है। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है ना, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, और इसके बाद जब डिटेल्स क्लास होगा तो सारा आपको सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है,
तो अभी मैंने बताया आपको, तो इस कीवर्ड को अपने माइंड में बस रिपीट करते रहिएगा। चलिए अब करते हैं आज के हम क्लास पढ़ाई करते हैं। अब देखिए आज के क्लास में बस आपको मेरे साथ रिपीट करना है और आप ये देखिएगा कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, यदि आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन लाया है ना उसमें से आप जान जाइएगा, या फिर डिटेल्स क्लास में मैं बताऊंगा तो आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो बताइए कि किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग, यानी किस चीज का, लकड़ी के मुखौटा, लकड़ी का ना मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है। तो ये कहाँ का लोकप्रिय है, यानी लकड़ी का मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है। ये जो डांस है ना किस राज्य में प्रसिद्ध है, यानी लोकप्रिय यानी फेमस है। बताइएगा कि लकड़ी का मुखौटा पहनकर जो डांस किया जाता है तो ये डांस कहाँ प्रचलित है। तो याद कीजिए, देखिए ये जो है ना नीब का सबसे पहले ये कहाँ होता है, मालदा जिला में। ये मालदा जिला में प्रसिद्ध है। लकड़ी का मुखौटा पहनकर जो डांस किया जाता है कहाँ, मालदा जिला में। अब मालदा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिए ना, मालदा ट्रेन जाती है, हाँ दिल्ली टू मालदा ट्रेन जाती है, तो याद रखिए मालदा, और मालदा स्थित है। मालदा आम को याद रखिए, ठीक है, मालदा आम होता है जो खाने में बहुत मीठा होता है, ठीक है, तो उसको याद रखिए। तो बताइएगा कि लकड़ी का मुखौटा पहनकर जो डांस किया जाता है तो मालदा जिला में, यानी मालदा जिला के लोग जो क्या करते हैं, लकड़ी का मुखौटा पहनकर जो डांस करते हैं, तो ये प्रसिद्ध किस राज्य में है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ की, पश्चिम बंगाल कहाँ की राजधानी है बताइए। पश्चिम बंगाल कोलकाता के। चलिए देखिए यहां से एक मैं आपको बता देता हूं अभी कि कहाँ स्थित, जो लकड़ी का मुखौटा का उपयोग किया जाता है, लकड़ी का मुखौटा पहनकर डांस किए जाते हैं, तो ये डांस कहाँ प्रसिद्ध है, तो पश्चिम बंगाल में। बस याद रखिए पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ना सबसे फेमस है किसके लिए, मैंग्रोव वन के लिए, मैंग्रोव वन के लिए, यानी सुंदरी वृक्ष के लिए। ठीक है, बस आज जो डांस है इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगला देखिए ढालो। ठीक है, ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। ठीक, क्या है, ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। ये डांस यानी ये नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो ढालो जो है ना गोवा के महिलाओं घर की सुरक्षा करने के लिए ये पूजा पाठ करती है, यानी थाली लेकर क्या करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। तो दो अक्षर का है ढालो, तो याद रखिएगा गोवा, गोवा भी दो अक्षर का ही है। ठीक है, तो ढालो का लोकप्रिय जो अनुष्ठान होता है जिसमें महिलाओं क्या करते हैं, थाली सजाकर अपने घरों को सुरक्षा करने के लिए जो पूजा पाठ करती हैं, यानी वहाँ पर जो नृत्य करती हैं उसको क्या बोला जाता है, यानी गोवा में जो गोवा की महिलाओं अपनी घरों की सुरक्षा हेतु जो डांस करती है, नृत्य करती हैं, उसको बोलते हैं ढालो। और ढालो नृत्य प्रसिद्ध है गोवा में। अब यहीं से बात आती है कहाँ, देखिए गोवा में। ठीक है, गोवा में। अब पूछता है ना कि गोवा की राजधानी, याद रखिएगा पणजी। कहाँ है, पणजी। और गोवा जो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी, मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगला आप बताइएगा, ये जो मैं बता रहा हूं बस रिपीट, ओनली फॉर रिपीट, अभ्यास। आप देखिए प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार, कौन, गुरु राजकुमार सिंहजीत किस नृत्य से संबंधित थे। बताइए कि गुरु राजकुमार सिंह किस नृत्य से संबंधित थे। देखिए इन्होंने ना सबसे पहले क्या, पूनम चौलक, ठीक है, चौलम, पुनः चौलम, और क्या, रासलीला, यानी पूनम चौलम और रासलीला की शुरुआत किए। कहाँ से किए थे, तो मणिपुरी से किए थे, यानी इनका जन्म ही मणिपुरी में हुआ था, मणिपुरी में। ठीक है, तो मणिपुरी के कौन थे, गुरु राजकुमार सिंहजीत। तो बताइए कि किस नृत्य से संबंधित थे, तो मणिपुरी के थे, तो मणिपुरी से संबंधित थे। तो आपका आंसर हो गया मणिपुर। ठीक है, तो राजकुमार सिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी से संबंधित है। अगला देखिए, बताइएगा
कि सिक्किम के लोग, कहाँ के लोग, सिक्किम के लोग मुखौटा, देखिए यहाँ के लोग भी डांस करते हैं दोस्तों, सिक्किम के लोग भी ना मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। ठीक, इस शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं बताइएगा, कि सिक्किम में जो डांस करते हैं मुखौटा पहनकर, तो देखिए सिक्किम में जो तिब्बती लोग हैं ना, सिक्किम के जो तिब्बती लोग हैं बौद्ध, जो बौद्ध धर्म के हैं, तो ये अपने त्योहारों पर खुशी होकर जो डांस करते हैं उनको बोलते हैं ना छाम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, छाम होता है। छाम के मतलब ना दोस्तों नृत्य होता है। छाम का मतलब क्या होता है, डांस हम लोग कहते हैं ना, नृत्य होता है। ठीक, तो याद रखिएगा छाम जो नृत्य होता है, यानी जो छाम नृत्य में क्या होता है, मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। ठीक है, तो ये नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। ठीक, अब देखिए पुरुलिया, तो पुरुलिया जो है ना एक जिला है, कहाँ का, से पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला है जहाँ छाऊ नृत्य क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मुख भावना जो है ना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा असम का प्रसिद्ध है। यानी असम का प्रसिद्ध क्या है, बिहू है, मुख भावना। ठीक है, तो ये जो है असम का याद रखिएगा। और असम जो प्रसिद्ध है ना, एक सिंह गेंडा वाला प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आप देखिए, आप चलते हैं अगला बताइएगा। अब देखिए आपको ना माइकल जैक्सन दोस्तों याद है, माइकल जैक्सन सबसे अच्छा डांस करने वाला 1991 के दशक में। ठीक है, तो बताइए माइकल जैक्सन 1991 के संगीत, तो 1991 का संगीत का जो दोस्त नाम था ना ब्लैक एंड व्हाइट था। क्या नाम था उनका, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में जो सॉन्ग रिलीज हुआ था तो उनमें कौन सा डांस, ठीक है, यानी पूछा ना कि माइकल जैक्सन 1991 के संगीत वीडियो में, जो संगीत वीडियो था उसमें जो डांस किया गया था, यानी जो सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था। यानी माइकल जैक्सन, कहने का मतलब ना कि 1991 में जो संगीत वीडियो बना था ना दोस्तों, तो उसमें माइकल जैक्सन के साथ कौन सा डांस किया गया, यानी कौन सा नृत्य किया गया था, यानी कौन सा नृत्य प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा दोस्तों उस समय ना भारत की एकमात्र नृत्यिका, ठीक, कौन सी, यमुना संगारा शिवम। तो उस समय संगारा शिवम मात्र एकमात्र नृत्यांगना थी जो माइकल जैक्सन के साथ डांस की थी। तो कौन सा डांस की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा ओडिसी डांस की थी। कौन सा, ओडिसी डांस की थी। ठीक है, तो क्या माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में ब्लैक एंड व्हाइट जो नाम दिए गए थे दोस्तों, तो उसमें संगा शिवम ने माइकल जैक्सन के साथ डांस किया था। तो कौन सा डांस किया दोस्तों, तो याद रखिएगा ओडिसी डांस किया था। कौन सा डांस, ओडिसी डांस। ओडिसी डांस ना दोस्तों कहाँ, ओडिशा में प्रसिद्ध है। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में केरल का पारंपरिक, ठीक है, माने पारंपरिक के मतलब ना चलते आ रहा है, यानी केरल का जो ये डांस है ना बहुत पहले से चलते आ रहा है और आज भी है। तो बताइएगा कि रंगमंच कौन सा है, ठीक है, जहां 8 दिनों, कितना दिनों, 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। देखिए 8 दिनों में 8 नाटक। तो देखिए भगवान कृष्ण को याद रखिए, यानी कृष्ण लीलाओं का ना, कृष्ण जी की जो कहानी वर्णन किया गया है, जो कृष्ण भगवान का लीला है, तो ये 8 लीलाओं में दिखाया जाता है। और इसकी शुरुआत ना दोस्तों जमोरिन ने किया था। किसने, जमोरिन। जमोरिन जब भारत का खोज करने के लिए कौन निकला था, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा का स्वागत सबसे पहले किसने किया था, जमोरिन। जमोरिन ने ही इस डांस को क्या किया, शुरुआत किया था। किसका, कृष्ण अट्टनम का, कृष्ण अट्टम। याद रखिए कृष्ण अट्टम, अट्टम मतलब 8, कृष्ण मतलब कृष्ण का 8 का नृत्य, यानी कृष्ण का 8 नृत्य कराया। यानी कृष्ण भगवान का ना जो प्राचीन कहानी है 8 वर्णों में, यानी 8 क्या बोला, 8 नाटकों में प्रदर्शन करा, उनके लीलाओं का वर्णन
किया गया है। तो याद रखिएगा कि कृष्ण अट्टम यानी कृष्ण भगवान के 8 लीलाओं में वर्णन किया गया, तो ये कहाँ किया, केरल में किया गया। और इसकी शुरुआत किसने किया था दोस्तों, सबसे पहले तो जमोरिन द्वितीय जमोरिन ने शुरुआत किया था। अब ये एक और है ना कि यक्षगान, तो ये बहुत फेमस है। यक्षगान पूछता है कहाँ का है दोस्तों, तो कर्नाटक का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि क्वेश्चन आपके सामने है कि कुचिपुड़ी किस राज्य में विकसित हुआ, ठीक है, इस चीज को ना याद रखिएगा। कुचिपुड़ी से ना क्या है, कच्ची पुड़ी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, कच्ची पुड़ी। चलिए चलिए दोस्तों, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे कि कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी याद रखिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोस्तों आपका मेन मकसद क्या है, आपका एग्जाम निकालना, ठीक है। यदि आप एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, सारा लोक नृत्य याद है आपका, सारा डांस मुद्रा फलान ठिकान सब चीज़ याद है, इसके बावजूद फिर तो मेन आपका मकसद क्या, आपको याद, मान लीजिए आपको डांस याद कर लेंगे और आप इससे एग्जाम ना निकले, तो कहने का मतलब है ना कि जो प्रश्न है आपका सिर्फ एग्जाम भी होना चाहिए और आपका मकसद सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए होना चाहिए। जब एग्जाम निकाल लीजिएगा ना तो फिर जाकर डांस करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान बताइएगा, तो कुचिपुड़ी कैसे याद रखिएगा, कुचिपुड़ी ना एक गांव है, ठीक है, कुचिपुड़ी गांव है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कहाँ गांव है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी ना जो आंध्र प्रदेश के गांव से ही विकसित हुआ है कुचिपुड़ी। तो कच्ची पुड़ी याद रखिएगा, कुचिपुड़ी नहीं तो कच्ची पुड़ी होता है ना, याद रखिएगा। कच्ची पुड़ी कहाँ मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक गांव है, ठीक, वहां से शुरुआत हुई थी कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी नहीं याद रहेगा तो कच्ची पुड़ी याद रखिएगा। अब देखिए ओडिशा का, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला कि घूमर जो है ना, घूमर यानी दोस्तों घूम घूम के, ठीक है, घूम घूम के राजस्थानी लोग डांस करते हैं, कहाँ के दोस्तों, राजस्थानी। और कठपुतली नाचना होता है कहाँ, राजस्थान में। कहाँ नाच होता है दोस्तों, कठपुतली भी राजस्थान में डांस किया जाता है, कठपुतली नृत्य, ठीक दोस्तों, कठपुतली, ठीक। कालबेलिया ना दोस्तों, वहां पर ही होता है कालबेलिया डांस, ठीक है। कालबेलिया डांस कहाँ होता है दोस्तों, कालबेलिया डांस राजस्थान में, ठीक है। और दोस्तों एक और बात बताते हैं, चौक पूरन होता है ना, चौक पूरन, ये भी राजस्थान में ही होता है। चौक पूरन जो होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ, आपका राजस्थान में। तो बताइए कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, यानी घूमर जो डांस नृत्य है कहाँ, किस राज्य का है, तो राजस्थान का नृत्य है। अगला देखिएगा कि कौन सा नृत्य यानी कौन सा डांस है जो उस राज्य से सही ढंग से मिला है। दोस्तों इसको ना आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, छाप दीजिए, ठीक है, कि कौन सा डांस, ये तो आपको पता होगा और ऐसा एग्जाम में प्रश्न बनाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लावनी जो है ना कहाँ का है, केरल का, केरल का है, बिल्कुल नहीं। तो लावनी कहाँ का है बताइए जल्दी से। देखिए घूमर, घूमर गुजरात का है, बिल्कुल नहीं। कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। अब बताइएगा कि डांडिया, डांडिया उत्तर प्रदेश का है, कथक डांडिया है आपका कहाँ का, गुजरात का, डांडिया है गुजरात का। लावनी तमाशा याद रखिए, लावनी और तमाशा, ठीक है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का। लावनी और तमाशा कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का, ठीक है। डांडिया गुजरात का, तब बच गया क्या, गौर, ठीक है, गौर, यानी गौर कहाँ का डांस है तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। गौर कहाँ का डांस है,
यानी छत्तीसगढ़ का। फिर से याद कीजिए कि गौर जो है ना, गौर नृत्य, इसको याद रट्टा नहीं मारना, गौर जो है ना नृत्य कहाँ का अभ्यास है, तो याद रखिएगा गौर नृत्य है छत्तीसगढ़ का। ठीक, अगला देखिए बाडो छामो, ठीक है, बाडो छम, तो इसे कहने से थोड़ा है ना कि चले जाइए पूर्वी भारत में, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल करीब। तो बाडो छामो, बाडो छामो किसका लोक नृत्य है? बाडो छामो पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, सिक्किम का, बताइएगा। तो बाडो छामो पहले मैं आपको बता दूं, सिक्किम को कट कर दीजिए सीधी सी, पश्चिम बंगाल को कट कर दीजिए। अब बचा क्या? उत्तराखंड में है नहीं, ठीक है, उत्तराखंड कैंसिल, क्या कैंसिल, बचे क्या? अरुणाचल प्रदेश। यानी सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उगते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी याद रखिएगा, पूछ लेता है, ईटानगर। कहाँ है दोस्तों? ईटानगर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का फेमस लोग यानी डांस कौन सा है दोस्तों? तो बारडो छम्मो। कौन सा है? बारडो छम्मो। देखिए ये जो मैं प्रश्न लाया ना, आप देखिएगा, आप एग्जाम देकर आइएगा, फिर मेरे क्लास ले मिलाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आप एग्जाम देने जाइएगा ना, एग्जाम के बाद आप आकर मेरा वीडियो, क्लास वीडियो में देखिएगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ क्या उसमें से एग्जाम में प्रश्न आया है कि नहीं आया है। अगला बताइएगा कि हुरकिया बाउल, क्या बोला? हुरकिया बाउल, ठीक है, किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों हुरकिया बाउल ना कृषि, जब खेती बाड़ी की समय आता है ना, उस समय डांस किया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम मत याद रखिएगा, उत्तराखंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, कहाँ? उत्तराखंड में। यानी हुरकिया बाउल जो है कहाँ, यानी भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ कहाँ नृत्य होता है? उत्तराखंड में। चलिए अगला बताइएगा कि यक्षगान, यक्षगान जो है कहाँ का लोक नृत्य है भाई? बताइएगा। यक्षगान सीधी सी आंसर है कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। चलिए अगला देखिए, ये जो प्रश्न है आप इसको ना क्या करते हैं, छाप लीजिए, एकदम छाप लीजिए। ठीक, आपका एग्जाम में नहीं आएगा तो बोलिएगा कि ये जो एग्जाम पूछता है ना कि ऋषि भरत कहाँ, यानी उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य बताइए, कौन सा डांस बताइए जिसके बारे में माना जाता है क्या कि भारत को भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किया गया था। ठीक है, किसको? भगवान ब्रह्मा, यानी भारत को किसके द्वारा प्रकट किया गया था? भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया गया था, जिसको ना दोस्तों पवित्र डांस बोलते हैं, यानी पवित्र नृत्य कहते हैं। तो ये किसने किया था? भरत मुनि। यानी भरत मुनि किसका? भरतनाट्यम का। तो पूछता है ना कि भरत मुनि, देखिए डांस पूछा ना, भरत मुनि किसकी शुरुआत किए थे? यानी भरत मुनि जो डांस किए थे, यानी कौन सा नृत्य था? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम। और कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मनाया जाता है। यानी तमिलनाडु का फेमस कौन सा है? भरतनाट्यम। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। ओडिसी तो ओडिशा, और कथकली जो है केरल का है। कहाँ का है? कथकली केरल का, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला बताइए कि कौन सा नृत्य है, कौन सा नृत्य जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो बताइए लावनी, तमाशा, पहले ही मिल गया। जब एग्जाम में आप जाइएगा ना तो बहुत सा सटीक प्रश्न मिलता है जो एक बार में ही आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद घूमर राजस्थान, गणगौर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में मनाए जाने वाला कौन नहीं है? लावनी और तमाशा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। चलिए अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश, मैंने बताया ना अभी कि मैं प्रैक्टिस बैच लेकर यानी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो बस बताइए जल्दी से कि कथकली कहाँ? केरल। कहाँ है? केरल। ठीक है, कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में जो डांस किया जाता है भरत मुनि द्वारा, जिसको ब्रह्मा जी ने क्या किया है? उनको। चलिए
अगला बताइए कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंग जो है रंगमंच, वो बताइए कौन सा है? तो रासलीला। रासलीला होता है यूपी में, ठीक ना, मथुरा। याद रखिएगा रासलीला नौटंकी जो है कौन करते थे? भगवान कृष्ण करते थे। कृष्ण का नाम, हाँ, भगवान कृष्ण करते थे रासलीला, ठीक है। और रामलीला राम जी करते थे। तो जो कृष्ण भगवान किए और रासलीला, जो भगवान राम किए रामलीला। आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो फिर, क्योंकि वो जो प्रेम कहानी बहुत अलग है। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, और प्रेम तो सिर्फ होता है, मिलता उलता नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा तमाशा, ठीक है। तो महाराष्ट्र का कहना है लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा, याद रखिएगा। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। स्वांग कहाँ का? स्वांग जो नृत्य है, याद रखिएगा, हरियाणा का है। कहाँ है? स्वांग नृत्य हरियाणा का। चलिए अगला है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, कौन सा? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो तलवार नृत्य होता है दोस्तों, तलवार लेकर डांस किया जाता है, ठीक है। कहाँ? उत्तराखंड के। तो देखिए इसमें बताइए कौन है? तो कथक मैंने बताया ना, देखिए एकदम इतना रिपीट, देखिए इतना अभ्यास हो जाएगा ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लावनी कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक है। और घूमर कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान। तो बचा क्या? छोलिया नृत्य। यानी छोलिया नृत्य होता है ना दोस्तों, तलवार लेकर होता है। कहाँ होता है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगला बताइएगा कि प्रख्यात नृत्यांगना यानी डांस करने वाले प्रहलाद जी, प्रतिभा प्रहलाद जी कौन सा डांस से संबंधित थे? तो याद रखिएगा कथकली, पहले इनको लिख लीजिए, ठीक है। केरल, ओडिसी ओडिशा, ठीक है। कथक यूपी, यानी बिरजू महाराज को याद रखिए, बिरजू महाराज, ठीक है। कथक से कौन सा? बिरजू महाराज, ठीक है। अब देखिए प्रहलाद जो थे, यानी प्रतिभा प्रहलाद जो है किस नाच से? तो याद रखिए भरतनाट्यम से संबंधित थे, ठीक है। और दोस्तों दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला का संस्थापक और निदेशक ना किसको कहा जाता है? प्रतिभा प्रहलाद को। याद रखिए प्रतिभा प्रहलाद को। वो प्रहलाद को मत याद रखिएगा, ठीक है। जो छोड़िए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? मैंने अभी जस्ट बताया, तो बताइए। लावनी और तमाशा, लावड़ी और तमाशा, ठीक है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बताइए बिहू कहाँ का? ये तो फेमस है एकदम, बिहू। कालबेली नहीं, कालबेली राजस्थान को जगह, ठीक है। बिहू कहाँ का है? बताइए। असम, ठीक है। और बाउल कहाँ का? देखिए बाउल जो है ना पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। देखिए आप ध्यान दीजिएगा ना, क्लास में ध्यान नहीं दीजिएगा तो यही होगा, एक प्रश्न छूट जाएगा और आसान वाला प्रश्न छूटेगा, भारी वाला तो बन जाएगा। वो लोग देखिए किस्मत भी ना भारी वाला पर साथ देता है। जो छोटा मोटा होता है ना, छोटा मोटा, मैंने बताया ना कि जो ठोकर लगता है ना बड़े बड़े पहाड़ पर नहीं लगता है, छोटे छोटे पहाड़ पर लगता है, ठीक। तो पहाड़ को दोष मत दीजिएगा, अपना दोष दीजिएगा। मांडो से याद रखिएगा, मांडवी, मांडो से मांडवी। अब मांडवी जो ना, एक बात बता दोस्तों, मांडवी ना भरत जी की पत्नी का नाम था मांडवी, ठीक है। तो मांडू से मांडवी। अब मांडवी एक नदी है जो गोवा के तट पर, यानी गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी। और तो मंडो याद रखिएगा, यानी गोवा में जो डांस होता है दोस्तों मंडो डांस होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला बताइएगा। देखिए ये प्रश्न नहीं है, इसको बोले ना क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम के लिए है, चूंकि आपके एग्जाम के लिए ना काफी खास है। तो बताइए कि किस राज्य में माथुरी नृत्य होता है? माथुरी लोक नृत्य, बताइए। आज का दोस्तों इसका प्रश्न आप बता दिए ना तो समझिए कि आपका डांस पूरा क्लियर है। माथुरी नृत्य है। और ऐसा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से पूछता है। आप रेलवे के एग्जाम में जाइएगा ना, चाहे ग्रुप डी जाइए, चाहे आप कोई भी ASM असम स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में जाइएगा, आपको ना ऐसा तीखा प्रश्न मिलेगा जैसे लगेगा ना कि आप पढ़े ही नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे प्रश्न मिलेगा जैसे लगेगा आप पढ़े ही नहीं है, कहाँ लूसेंट में मिला, फलाने में मिला, कौन सा किताब में ढूंढते रहिएगा, ठीक है। तो माथुरी लोक नृत्य ना अभ्यास किया जाता है, तो याद रखिएगा माथुरी 5 लोगों के साथ किया जाता है, ठीक है। माथुरी लोक ना पहला इसमें तो लोग 2 लोग कुचिपुड़ी वाले शामिल होते हैं, कच्चीपुड़ी याद रखिए, कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके बाद एक कथक शामिल होते हैं,
और एक भरतनाट्यम शामिल होते हैं, यानी अकेला डांस नहीं किया जाता है, इसमें 5 लोग को साथ में लेकर डांस किया जाता है, भरतनाट्यम। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, 2 3 4 और एक माथुरी नृत्य में रहेंगे टोटल 5। ठीक है, तो माथुरी लोक नृत्य ना अभ्यास कहाँ किया जाता है दोस्तों, 1 2 3 4 4 ही अच्छा रहे ना, तेलंगाना में। कहाँ दोस्तों, तेलंगाना में। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ, तो याद रखिएगा 2 जून 2014 में, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो हम आज मैंने आपको बताया वैसे प्रश्न जो आपको सिर्फ अभ्यास के दृष्टिकोण से मैं लेकर आया था, और डिटेल्स जो क्लास होगा ना, मैं अगले क्लास डिटेल्स में मैं सारा चीज बता दूंगा, और आपको किस राज्य का है और इतना बढ़िया से रिपीट करा दूंगा ना कि आपको छूटने के चांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। तो मैंने देखिए आज का बस इतना ही प्रश्न था, और आपको मैं अभ्यास कराते चलूंगा, बस मेरे साथ अभ्यास कीजिएगा ना, तो आपको तीन बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट होगा कि आपका पढ़ाई ठीक होगा, दूसरी बात होगा कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा ना कि जो आपको ना कीवर्ड मिलते रहेगा, तीसरी बात होगा कि अभ्यास होगा, और बाकी चौथा आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले क्लास में, और इसी तरह आप लोग बस जुड़े रहिए दोस्तों। यदि मेरी क्लास पसंद आता है ना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। देखिए एक्चुअली जो मैं आप लोग को लेकर आता हूँ, तो मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, पढ़ाना तो पहली प्राथमिक प्रक्रिया है, क्राइटेरिया है, लेकिन दूसरी बात है कि आपको मैं गाइडेंस प्रदान करूँ, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम देखिए, जब एग्जाम हम देते हैं, रिजल्ट आता है, कितनी खुशी होती है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं आपको क्लास लेकर आता हूं, ताकि मैं ना उन प्रश्न से आपको ना क्या करे, रूबरू करा दे, ताकि जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में पूरा डिटेल्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।